गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्भर टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रानू गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम पढ़ रहे थे क्या क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत क्या है। यह एक व्यवहारवादी सिद्धांत है। व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कई सारे वैज्ञानिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में अनेक अपने प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि बालक को कैसे कोई भी कार्य कैसे सिखाया जा सकता है, बालक के अधिगम को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था पावलोव रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये? रूस के थे। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था। पढ़ लिया था इसके बारे में विस्तार से। कौन सा सिद्धांत दिया था? क्लासिकल थ्योरी जिसे हम बोलते हैं, उद्दीपक अनुकूलन सिद्धांत। उद्दीपक अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये किसने दिया था? पावलोव ने, जिसे हम क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी हमने बोला। इसमें इन्होंने क्या किया था? एक कुत्ते को एक बंद कमरे में बंद कर दिया था, जो कि पूरी तरह से शांत था, यानी किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस उसमें नहीं था। और इन्होंने उसके सामने उसका प्रिय भोजन रख दिया था। भोजन के साथ पावलोव ने उस कुत्ते की लार ग्रंथि को मापा था कि किस प्रकार से भोजन को देखकर जितनी लार उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि भोजन के साथ घंटी बजाने से यह क्रिया बार बार जब दोहराई जाती है तो एक समय ऐसा आता है कि केवल घंटी बजाने से वही लार उत्पन्न होती है जो कि पहले भोजन दिखाने पर उत्पन्न हुई थी। इनका मतलब ये था कि बालक को कोई भी व्यवहार, अच्छी या बुरी आदतें सिखाई जा सकती हैं अनुकूलन के द्वारा। उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत इसे हम कह सकते हैं कि पहले उद्दीपक, मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो सुखद और दुखद अनुभव छोड़ के जाती हैं। सुखद अनुभव होता है उसे आगे की ओर अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। दुखद अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें बालक बार बार भूलना चाहता है, या किसी न किसी रूप में जब ये सामने आती हैं तो वह उसकी मानसिकता को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति चिढ़ने लगता है, गुस्सा करने लगता है, उसमें असहजता आ जाती है। ये तो था पावलोव का। अब हम पढ़ रहे हैं क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत दिया था स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत दिया था हमारा स्किनर ने। इन्होंने क्या कहा था? देखिए, सिद्धांत किसका है? ये स्किनर का। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत स्किनर ने। अब देखिए, स्किनर के इस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले आप अपने बचपन में जाइए। बचपन में जाना क्यों? भाई मैं ये थोड़ी कह दूँ कि टाइम मशीन से डोरेमोन की तरह आप बचपन में चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। बचपन की यादों को ताज़ा कीजिए कि जब हम सबसे पहले आपने देखा होगा, या अपनी नहीं कर पा रहे हो, अपनी नहीं याद है, तो आप अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी देख सकते हो कि जब बच्चा परिवार से निकल कर सबसे पहले जब वह विद्यालय पहुंचता है तो वह कैसी हरकतें करता है। देखिए, फर्स्ट डे तो बच्चा जब विद्यालय जाएगा तो उसे नई नई चीज़ें मिलेंगी घर में, उसके लिए माहौल क्रिएट किया जाएगा, ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जाएगा। भाई नया लंच बॉक्स आया है, नई बॉटल आई है, नया बैग है। जिन बुक्स को वह अपने से बड़ों के पास देखता था, आज वह भी उसके पास है। नई पेंसिल है, जो भी सारी नई नई चीज़ें, न्यू क्रेज जिसको हम बोलते हैं, उनको लेकर वह अच्छे से विद्यालय चला जाता है। लेकिन जब वह वहाँ पर पढ़ता है, वातावरण को देखता है, वह सोचता है कि ना तो मैं यहाँ मन से खेल सकता हूँ, मन की मर्जी आए तब खेल लिया,
मन की मर्जी आए तब सो लिया, मन की मर्जी आए जब खाना खा लिया, ना इधर उधर घूम सकता हूँ, बस मुझे तो एक बेंच पर बैठना है। एक टीचर आता है जो कि अपना आदेश सुना के चला जाता है, दूसरा आता है अपना आदेश सुना के, पता नहीं उसको ऐसा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, यानी घर के जैसी स्वतंत्रता उसे विद्यालय में नहीं मिलती है। और इसका प्रभाव उसकी सोच पर ऐसा पड़ता है कि जब वह दूसरे दिन विद्यालय के लिए तैयार होता है तो वह बहुत ज़्यादा रोता है। देख लेना आप, ये बातें ऐसी होती हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हम आसपास देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब बच्चा रोता है तो माता पिता के द्वारा उसको स्कूल भेजने के लिए, प्रेरित करने के लिए कुछ टॉफ़ी, चॉकलेट या कुछ उद्दीपन या कुछ अच्छी चीज़ें ऐसी उन्हें दे दी जाती है। बहुत अब बार बार उसको बार बार लालच दिया जाता है, गोद में उठा के ले जाया जाता है और भी चीज़ों का लालच दिया जाता है, तो ऐसे उसे विद्यालय पहुंचाया जाता है। कुछ दिनों बाद तक उसको उसकी यह आदत बन जाती है कि वह एक टॉफ़ी लेके ही विद्यालय जाएगा। वह नहीं तो इतना आड़ जाता है कि जब तक उसे टॉफ़ी चॉकलेट नहीं मिलेगी, या आपने कह दिया कि टॉफ़ी चॉकलेट ले लेना, पैसे आपने दे दिए, पैसे देने की आदत, पैसे लेने की आदत उसे लग गई, तो वह बिना पैसे लिए घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जब वह बच्चा धीरे धीरे समझदार होगा, बड़ा होता जाएगा, अपने आप को एडजस्ट करना चालू कर देगा, सोचना समझना चालू कर देगा कि विद्यालय क्या है, परिवार क्या है, वहाँ क्यों जाना होता है और यहाँ क्यों रहना होता है, इन सारी चीज़ों में वह अंतर स्पष्ट करने लग जाएगा, तब वह आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। यानी कि जिसे हम बोलते हैं समझदारी की, जिसमें बालक को मोटिवेट करने की, बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती, वह सेल्फ ही उस काम को करने लग जाता है, क्योंकि वह इतने सालों से उसकी आदत पड़ चुकी होती है। अब आता है दूसरा कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसे उसमें कार्य को करने में आनंद आता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी कार्य है, हमसे कहा जाता है कि आप कोचिंग कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, पढ़ाई नहीं हो पाती, वही सुबह उठना है, सुबह उठ के आपको जल्दी 4 बजे उठकर 4 से 6 2 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। आपको बार बार, अब ये तो मैंने बच्चे की बात बताई कि बच्चा टॉफ़ी लेके स्कूल जाता है और धीरे धीरे वह स्कूल जाने ही लग जाता है, वह रोता नहीं है, उसकी आदत हो जाती है, कुछ दिनों तक वह टॉफ़ी लिए बिना जाता ही नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं युवावस्था में ये आदतें आती है हमारे ऊपर कि हम लेट उठते हैं और लेट ही सोते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, जल्दी जगना चाहिए और जल्दी ही सोना चाहिए। लेकिन माता पिता का प्रेशर रहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको सुबह 4 से 6 2 घंटे जल्दी उठ के पढ़ाई करनी होगी। लेकिन हम अलार्म तो लगा देते हैं, लेकिन हम उठ तो नहीं पाते। उठ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारे अंदर पूरा की पूरा आलस्य रहता है। हम सोचते हैं कि आज नहीं, आज से नहीं, कल से हम इसको स्टार्ट करेंगे, आज नहीं, आज तो नींद आ रही है, कल से हम स्टार्ट करेंगे। ऐसे जब हम धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलते जाते हैं। लेकिन उस समय यदि हमें मोटिवेशन मिल जाए, हमारी माँ साथ उठ रही है, हमारे लिए चाय आ रही है, चाय दे रही है, कोई और है कि हमारा साथ ही पढ़ रहा है, दो का बहुत फ़र्क पड़ता है। हम पढ़े, हमारे साथ ही पढ़े, उसके अच्छे मार्क्स आ गए कि अरे इसकी नौकरी लग गई, ये पास हो गया और मैं फेल हो गया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ये सारे बाहरी प्रेरक ऐसे होते हैं जो कि हमें अपने आप मोटिवेट करते हैं। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि हमारी ऑटोमेटिक नींद 4 बजे खुल जाती है। ऐसे ही खाने का होता है, आपने देखा होगा, जो व्यक्ति सुबह 8 बजे खाना खा लेता है उसको डेली 8 बजे ज़रूर भूख लगती है, और जो 12 बजे तक नहीं खाता है, चाहे सुबह से उसने कुछ खाया है नहीं खाया है, वह 12 बजे खाएगा तो उसको 12 बजे ही भूख लगेगी। हमारी जो हैबिट है, भूख, नींद, प्यास, ये सब एक लेवल पर मैनेज हो जाती है, स्थायी रूप धारण कर लेती है कि हमें उस समय ऐसी आदत पड़ जाती है, हमारे अंदर हैबिट डेवलप हो जाती है। तो स्किनर यही कहते हैं कि इन परिस्थितियों पर विचार करने से हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारी आदतें धीरे धीरे हमने डेवलप की है, इसे तो हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि पावलोव का सिद्धांत। रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव का सिद्धांत ऐसा कहता है कि आप किसी कार्य को बार बार किसी प्रेरक के साथ करते हैं, उद्दीपक के साथ करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि आप उसके साथ अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, आपकी आदत आप उसी प्रकार की आदतें डाल देते हैं। लेकिन क्रिया पर दूसरी स्थिति ये आती है कि पहली स्थिति में ये देखिए कि जब बालक लालच के द्वारा पाठशाला गया है, विद्यालय गया, जबकि दूसरी रुचि में वह पढ़ने के प्रति रुचि, या वह विद्यालय जाने के लिए जल्दी उठता है, फीवर है, फिर भी कई बालकों को आपने देखा होगा फीवर आ जाता है तब भी वो कहते हैं नहीं मुझे तो विद्यालय जाना है, मुझे तो स्कूल जाना है, चाहे किसी परिस्थिति में पहुंचूं। या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अचानक से बहुत सारी बारिश आ गई है, लोग मना करते हैं नहीं कौन सा पास होना जाना है, अभी पता नहीं
क्या हो जाए, इस बार पानी पानी हो रहा है चारों तरफ, नहीं मुझे तो कैसे भी करके एग्ज़ाम रूम तक पहुंचना है, कि मुझे तो पेपर देना है। ये है सेल्फ मोटिवेशन। तो क्रिया प्रसूत पहला जो था हमारा, जो लालच से किया गया था, जो अपने आप नहीं बाह्य प्रेरक से किया गया था, वो तो था हमारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसमें हमने उद्दीपक और प्रतिक्रिया में अनुबंध स्थापित किया था। लेकिन दूसरा जो है हमारा कि स्वतः ही हम उस कार्य को कर रहे हैं, वह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के द्वारा। स्वतः क्यों करता है व्यक्ति? या तो उसे उसमें अच्छाई दिखे, उसके लिए लाभदायक हो, सहज हो, वह उससे अपने जीवन का आधार निश्चित कर रहा हो, या किसी को देखकर वह खुद मोटिवेट हो रहा हो, सेल्फ मोटिवेशन उसमें हो रहा हो। तो ये आता है दूसरा हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। क्रिया प्रसूत अनुकूलन वातावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वतः ही उद्भूत होने वाली मानवीय चेष्टाएं हैं। क्या है क्रिया प्रसूत अनुबंधन? क्या है? वातावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप वातावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वतः ही वातावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वतः ही उद्भूत होने वाली मानवीय चेष्टाएं हैं। स्वतः ही उद्भूत होने वाली मानवीय चेष्टाएं हैं। स्किनर ये कहता है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन जो है वातावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल, जैसे पढ़ने का माहौल है, आपका मूड नहीं है लेकिन सब लोग पढ़ रहे हैं, तो आप स्वतः ही मोटिवेट होकर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे कि मुझे भी आगे बढ़ना है। कोई जल्दी उठ रहा है तो आप उठ के वॉक पे जा रहा है तो आप स्वतः ही वॉक करना स्टार्ट कर दोगे कि यह मेरे लिए भी फायदेमंद है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं जो आप अपने आप ही सोच सकते हो, वो क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अंतर्गत आती हैं। B.F. स्किनर की मान्यता है कि मानव का समग्र व्यवहार क्रिया प्रसूत पुनर्वलन का एक उत्पाद के रूप में बदलता रहता है। क्रिया प्रसूत पुनर्वलन के द्वारा व्यवहार को वांछित दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वातावरणीय परिस्थितियों के अनुरूप स्वतः ही उद्भूत होता है। तो इस क्रिया प्रसूत अनुकूलन के द्वारा मानव के व्यवहार को वांछित दिशा, हम चाहते हैं कि बालक जल्दी उठना चाहिए, हम चाहते हैं कि बालक जल्दी उठ के वॉक पे जाना चाहिए, हम चाहते हैं कि बालक जल्दी उठ के अपनी स्टडी करना चाहिए। ये ऐसी आदतें हैं जो कि हम उसमें डेवलप करना चाहते हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन के द्वारा हम उसमें डेवलप कर सकते हैं। ऐसा वातावरण आप क्रिएट कीजिए कि सब लोग जल्दी उठ रहे हों। ऐसा नहीं सब लोग सो रहे हैं और हम बच्चे से कह रहे हैं आप उठो और पढ़ाई कीजिए, तो ऐसे बच्चा नहीं उठ सकता, क्योंकि उसे परिस्थिति नहीं मिल रही है ऐसी। सुबह का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सबको अच्छे से नींद आती है, सबके मन में आलस रहता है। उस समय केवल वही व्यक्ति जाग सकता है जिसके अंदर कुछ प्राप्त करने की ललक हो। तो आप उसको अगर उस दिशा में प्रेरित करना चाहते हो, उस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हो, उसमें ऐसी आदतों का विकास करना चाहते हो, तो ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थितियाँ आपको बनानी होंगी। क्रिया प्रसूत अनुकूलन के द्वारा व्यवहार को वांछित दिशा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। स्किनर का यह भी मानना है कि इंसान के व्यवहार को पूरा बदलने के लिए बहुत से मनोवैज्ञानिक, यानी इंसान के व्यवहार को पूरी तरह से बदलने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इलाज की ज़रूरत नहीं है। यानी मनोचिकित्सक के पास जाते हैं कि ये नहीं उठ पाता है, ये ऐसी सोच रखता है। किसी की आपने सोची होगी नकारात्मक सोच भी कई व्यक्तियों की उस पर हावी रहती है कि काम स्टार्ट किया नहीं उससे पहले अगर ऐसा हो गया तो ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकती, या मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस जॉब को नहीं कर सकती, या फिर आपने देखा होगा कि मैं इस कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकता, मैं ये क्लास नहीं गई, ये पेपर मेरे लिए बहुत टफ है, मैं इस मैथ की इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊँगी। तो ये सारी नेगेटिविटी उसके
उसके अंदर होती है। तो हम सोचते हैं ये इसमें ऐसी नेगेटिविटी कैसे आ गई, हम इसको चिकित्सक के पास ले गए, मनोचिकित्सक के पास ले जाएं और भी कोई दवाइयाँ इसकी चलाएं। लोग शंख पुष्पी पीते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या मेमोरी शार्प करने के लिए ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। बालक यदि उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, बालक की खुद की प्रेरणा उसके साथ है या उसकी ऐसी परिस्थितियां उसके सामने हैं, उसका वातावरण ऐसा है। आप देखिए एक गरीब बालक, कई बार ऐड देखती हूँ मैं कि एक गरीब बालक ने 12th क्लास में सड़क पर सब्जी बेचते हुए ही फर्स्ट डिवीज़न बना लिया, 70% बना लिए, 80% बना लिए, यहाँ तक कि 90% तक भी उसने बना ली। ये क्या है? उसको तो कोई ट्यूशन नहीं मिला, उसको तो कोई ऐसा स्पेशलिस्ट टीचर नहीं मिला, उसको कोई वक्त भी नहीं मिला, लेकिन क्या मिली उसे? परिस्थितियाँ मिली। उसकी ऐसी परिस्थिति जिसने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया कि वास्तव में यह ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी, मुझे अपनी लाइफ में कुछ प्राप्त करना है, इसलिए उसने पढ़ाई की। क्या की? पढ़ाई की। तो ये कहते हैं स्किनर की पुनर्वलन के द्वारा, प्रबलन के द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं, बालक के व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है। बालक के व्यवहार को पूरी तरह से बदलने के लिए स्किनर ये नहीं मानते कि उसकी संवेदनशीलता जरूरी है, उसे चिकित्सक की आवश्यकता है या उसकी मूल प्रवृत्ति या अंतर्निहित, ये सारी चीज़ें उसमें काम में आनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का कोई योगदान नहीं होता है। स्किनर की दृष्टि में ये सब बहुत अभौतिक से प्रतीत होते हैं, मतलब ये सारी काल्पनिक सी बातें लगती हैं। वो कहते हैं कि इन चीज़ों से व्यक्ति के व्यवहार को नहीं बदला जा सकता। अब क्या कहते हैं वो कि स्किनर कहते हैं व्यवहार व्यक्ति स्वयं और विभिन्न पदार्थों, दबाव के अन्य क्षेत्रों द्वारा संदर्भों में व्यक्ति स्वयं और किसी अंग की क्रिया है। व्यवहार क्या है? स्वयं की क्रिया है। जो भी व्यक्ति व्यवहार करता है वह उसके स्वयं की क्रिया है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति दबाव, ऐसा कुछ नहीं कार्य करता है। व्यक्ति जो स्वयं चाहता है वह उसे करेगा और उसे करना चाहिए। जो नहीं चाहता है, आपने देखी होगी एक मूवी है 3 इडियट, उस 3 इडियट में यही बताया गया है पूरी मूवी में कि माँ बाप शुरू से बच्चे को कहते हैं, जन्म लेते ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये साइंटिस्ट बनेगा, ये फला बनेगा, ये डिमेग बनेगा, लेकिन खुद की इच्छा बच्चे की खुद की इच्छा जानने का प्रयास नहीं करते कि बच्चा वास्तव में क्या चाहता है, बच्चे का टैलेंट उसे किस दिशा में ले जा रहा है, बच्चे का टैलेंट कहाँ है। जिस काम को करने के लिए वह पैदा हुआ है उस काम को हम उसे करने देना चाह रहे हैं या नहीं कर रहे, उसे थोप रहे हैं अपनी इच्छाएं। और लास्ट में नतीजा क्या होता है? आजकल जो केस हो रहे हैं सुसाइड केस, वो इसीलिए हो रहे हैं कि प्रेशर बढ़ता है माँ बाप का। माँ बाप मेहनत मजदूरी करके पैसा खर्च करते हैं और बालक पूरी तरह से प्रेशर में आ जाता है कि मेरे पिता ने इतने पैसे खर्च कर दिए, अगर मैं पास नहीं हुआ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसे इस चीज़ के लिए खुला नहीं छोड़ती कि अगर आप पास नहीं हुए तो भी दूसरे रास्ते खुले हुए हैं, पैसा है, पैसा हम और कमा लेंगे, लेकिन आप मेहनत करो, अगर नहीं होते हो सफल तो दूसरा रास्ता चुन लेना। या फिर बच्चे को शुरू से ही फ्री छोड़ दिया जाए कि आप जो चाहते हैं वो करो, लेकिन लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन में काम आए। बस इतना सा समझाने की ज़रूरत होती है। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन बालक के खुद के व्यवहार पर डिपेंड करता है, बालक की खुद की सोच पर डिपेंड करता है। देखिए स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन का आधार पूरी तरह से पुनर्वलन को माना है। स्किनर ने इसका मूल आधार क्या माना है? मूल आधार इसने पुनर्वलन को माना है, रेनफोर्समेंट जिसे हम कह सकते हैं। रेनफोर्समेंट पुनर्वलन को माना। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन का मूल आधार उन्होंने पुनर्वलन को माना है। जब कोई बात व्यवहार के किसी रूप को पुनर्वलित करती है तो उस व्यवहार की आवृत्ति के मौके ज़्यादा रहते हैं। पुनर्वलित रेनफोर्समेंट, कैसा रेनफोर्समेंट मिलता है आपको? यदि आपको पॉजिटिव, हम कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छा, इससे भी अच्छा कर सकते हो आप, तो वह व्यक्ति खुद ही मोटिवेट होता जाएगा। जैसा उसको सकारात्मक मोटिवेशन मिला है तो वह बहुत अच्छा
अपने आप को और अधिक निखारने का प्रयास करेगा, उसकी आवृत्ति में उस कार्य को बार बार करने का प्रयास करेगा और बार बार करने से, रिपीटेशन करने से उसके काम में अपने आप ही निखार आ जाएगा, उसकी आदतों में अपने आप ही सुधार आ जाएगा। अतः मनोवैज्ञानिक और दायित्व केवल मनोवैज्ञानिक जो हैं वो तो केवल इस बात का पता लगाते हैं कि किसी व्यवहार विशेष को अधिक से अधिक जोड़, जिनमें वो इस बात का पता लगाते हैं कि ऐसा कोई व्यवहार जिससे उनको उसके व्यवहार को अधिक से अधिक जोर मिलता है, ऐसा वह मनोवैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन वास्तव में व्यक्ति तो अपने ही पुनर्वलन से आगे बढ़ता है। स्किनर के अनुसार प्रबलन जितना शक्तिशाली होगा, व्यवहार की आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। ये मानते हैं स्किनर की प्रबलन जितना अधिक शक्तिशाली होगा, प्रबलन पुनर्वलन जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उस व्यवहार की आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। आपने देखा होगा आजकल चल रहे हैं क्राइम चल रहे हैं, बहुत सारे साइबर क्राइम है या धोखाधड़ी चल रही है। अगर आप एक कार्य में सफल हो जाते हो, आपको मिल गए 5000 रुपीज़, तो आप उस कार्य को दोबारा करोगे, दोबारा मिल गए, आपको और अच्छा मिल गया 10,000 रुपीज़ मिल गए, आप और करोगे, और लास्ट में आपने 1 लाख रुपए का क्या दे दिया, उसमें नुकसान दे दिया। लेकिन प्रबलन क्या था, ये आपकी रिपीटेशन का आधार क्या था, इस क्रिया का आधार क्या था, ये 5000 रुपये थे। अगर आपको फर्स्ट डिवीज़न आते हो, फर्स्ट रैंक आप लाते हो क्लास में, आपको मिला गुड, माला पहनाई गई, स्वागत किया गया, आपको बहुत अधिक बधाइयाँ दी गई, सारे टीचर्स की नज़र में आप ऊपर उठ गए, आपको शाबाशी दी गई, तो आप दोबारा भी उस फर्स्ट रैंक से नीचे को बर्दाश्त नहीं करोगे, आप और अधिक मेहनत करने का प्रयास करोगे। तो स्किनर यही कहता है कि जितना अच्छा प्रबलन होगा, बालक का व्यवहार उतना ही अधिक परिवर्तित होगा। व्यवहार की आवृत्ति, उस पॉजिटिव व्यवहार की आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति, कोई बालक गलत कार्य करता है, यदि बचपन में कई बार माता पिता, लाडला तो होता ही है बच्चा माँ बाप का, तो वह मजाक में उसकी माँ के थप्पड़ लगा देता है, पिता के थप्पड़ लगा देता है, या किसी अपने से बड़े के थप्पड़ लगा लेता है, तो कई बार परिवार के बड़े लोग उसको प्यार में ले जाते हैं कि नहीं बच्चा है, वो बच्चा है, लेकिन क्या आदत कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने उसकी उस आदत को वहीं नहीं दबाया तो अंत में उसकी आदत इतनी हैवी हो जाती है, उसके ऊपर हावी हो जाती है कि वह हर किसी में थप्पड़ लगाने का प्रयास करता है, वह इस बात को गलत नहीं मानता, ये एक अपराध की श्रेणी में चला जाता है। तो माता पिता, बड़े भाई बहन, आसपास के एनवायरनमेंट में कई बातें ऐसी होती हैं जो कि पुनर्वलन पर, प्रबलन पर आधारित होती हैं। अगर हाँ नकारात्मक व्यवहार है तो उसे वहीं की वहीं रोक दिया जाना चाहिए। आप बार बार टोकेंगे तो वह बार बार उसको नहीं करेगा, दोहराएगा नहीं। और यदि कोई अच्छा व्यवहार है जिसे आप चाहते हैं कि नहीं ये अच्छी आदत है, इसे करना चाहिए, तो आप ऐसा पुनर्वलन उसे दीजिए, ऐसा प्रबलन उसे दीजिए अच्छे से अच्छा, जिससे कि वह उसे बार बार करने के लिए प्रेरित हो जाए। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन अनुकूलन में है। इस दृष्टि से प्राकृतिक प्रबलन सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं। यदि किसी प्राकृतिक प्रबलन के साथ कृत्रिम प्रबलन मिल जाता है तो क्रिया की तीव्रता, व्यवहार की आवृत्ति, प्रबलता उतनी ही बढ़ जाती है। प्राकृतिक प्रबलन सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं, जिसे हमने पहले पढ़ा था रेनफोर्समेंट, प्राकृतिक रेनफोर्समेंट। अगर इनके साथ साथ किसी उद्दीपक को जोड़ दिया जाए, किसी और चीज़ को जोड़ दिया जाए, यदि इस कृत्रिम प्रबलन को जोड़ दिया जाए तो उस व्यवहार के रिपीट होने की जो गुंजाइश है वह बहुत ज़्यादा हो जाती है, वह आदत स्थायी रूप ग्रहण कर लेती है। और ऐसे ही इस आदत के द्वारा, इस प्रबलन के द्वारा ही बालक में अभिवृत्तियाँ, अच्छी अभिवृत्तियाँ डेवलप की जा सकती हैं, उसकी रुचियों को बढ़ाया जा सकता है, उसको विभिन्न जीवन मूल्यों का ज्ञान कराया जा सकता है, जीवन मूल्य सिखाए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस क्रिया प्रसूत अनुकूलन के साथ साथ सिखाई जा सकती है। देखिए ये था इसका अर्थ कि इसके द्वारा क्या है क्या नहीं है, स्किनर क्या कहना चाहते हैं। स्किनर के अनुसार व्यवहार को उद्दीपित करने, व्यवहार के अनुकूलन के लिए किसी बाह्य उद्दीपक की उतनी आवश्यकता है जितनी की आवश्यकता नहीं है जितनी जीवन मूल्यों को पनपाने की।
यानी कि ये बाह्य उद्दीपक को एक सहायक के रूप में मान सकते हैं, लेकिन वह ये कहते हैं कि यदि व्यक्ति में खुद के व्यवहार से वह आगे बढ़ता है, बार बार करने की उसको जब बार बार करने की चेष्टा जब होती है, कब होती है? जब उसे सुखद अनुभव प्राप्त होते हैं, अच्छा पुनर्वलन मिलता है, यह बाह्य उद्दीपक के रूप में है, तब बालक का व्यवहार एक स्थायी व्यवहार बन जाता है। अब इसका प्रयोग उन्होंने किस पर किया है? स्किनर ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किया है चूहे पर। उन्होंने किया था चूहे पर इसका प्रयोग किया। स्किनर ने देखिए चूहे पर किया। इन्होंने कहा कि उन्होंने प्राणी के व्यवहार को बाह्य उद्दीपक के द्वारा परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया। प्राणी के व्यवहार को बाह्य उद्दीपक के द्वारा उत्तेजक के माध्यम से बदलने का प्रयास नहीं किया, बल्कि दशा और परिस्थिति को बदलकर उसके व्यवहार को बदलने का प्रयास किया। बाह्य उद्दीपक प्रयोग नहीं किया उसने, बाह्य उद्दीपक के माध्यम से नहीं किया, बल्कि दशा और परिस्थिति को बदला। किसने? स्किनर ने। उसकी दशा और परिस्थिति को बदलकर उसके व्यवहार को बदलने का प्रयास किया कि उद्दीपक बाह्य उद्दीपक से उसके व्यवहार में स्थायीपन नहीं आएगा, वह एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे कि पावलोव ने बताया कि भोजन के साथ उसने घंटी का प्रयोग किया तो एक समय ऐसा आया कि घंटी से भी उतनी ही लार निकली, लेकिन अगर वह घंटी ही बार बार बजाई जाती और भोजन नहीं दिया जाता तो एक समय ऐसा भी आएगा कि वह लार निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि बाह्य उद्दीपक एक निश्चित समय तक, निश्चित सीमा तक कार्य कर सकते हैं। लेकिन यहाँ स्किनर ये कहते हैं कि व्यक्ति की दशा और परिस्थिति को ही बदल दो, जिससे कि उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए, उसमें अच्छी आदतों का विकास स्वतः ही हो जाए, या उसकी आदत ही बन जाए। ये उन्होंने कहा है। किसने? स्किनर ने। उन्होंने कहा कि उत्तेजक के माध्यम से जिस दशा और परिस्थिति को बदलकर उसके व्यवहार को बदला जा सकता है, जिस परिस्थिति विशेष में मानव या प्राणी का कोई अंग विशेष स्वतः ही उद्दीप्त होता है। जिस परिस्थिति विशेष में मानव का या प्राणी का कोई अंग विशेष स्वतः उद्दीप्त होता है, उस परिस्थिति को उसने सामने रखा। किसने? स्किनर ने। ना कि बाह्य उद्दीपक को उन्होंने आधार प्रदान किया। उन्होंने कहा बाह्य उद्दीपक एक निश्चित सीमा, निश्चित समय, निश्चित परिस्थिति तक कार्य करते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति की परिस्थिति को ही बदल दिया जाता है तो उसका जो उद्दीपक है वह स्वतः ही अंग विशेष स्वतः ही कार्य करने लगते हैं। इस संबंध में स्किनर की मूल धारणा यही रही कि चूंकि प्राणी भविष्य में भी वही कार्य करता है जो वह प्रबलन के समय कर रहा था। उन्होंने मूल धारणा जो बताई है दशा और परिस्थिति की, भविष्य में भी वही कार्य करता है जो वह दवा पहले प्रबलन के द्वारा कर रहा था। इस दृष्टि से कोई भी प्रयोगकर्ता उस प्रबलन को उद्दीपित करके प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। देखिए जैसे कि कैसे कोई भी प्राणी उस दशा और परिस्थिति में भी वही कार्य करता है जो कि वह प्रबलन के द्वारा कर रहा था। आप देखिए किसी तोता है, एक पिंजरे में बंद है, एक बॉल पटक दे और यहाँ तोता है। अब तोता अपनी चोंच से इसको बार बार हिलाएगा, बॉल से खेलना सिखाना है हमको तोते को, तो वह बॉल को बार बार हिलाएगा, बार बार हिलाएगा। कोई दशा और परिस्थिति उसके सामने ऐसी कर दी कि वह बॉल से स्वतः ही खेलना सीख जाएगा। अब इसे अगर बाहर निकालते हैं और कभी उसको बॉल जैसी कोई गोल चीज नजर आती है, किसको? तोते को, तो वह उससे अपने आप ऐसे ही खेलेगा जैसे कि वह बॉल से खेल रहा था। तो उन्होंने ये कहा कि उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है, किसी बाहरी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है।
उसकी दशा और परिस्थिति को इस प्रकार से क्रिएट करो कि उसका स्वतः अपना ही व्यवहार उसको अपने ही व्यवहार को वह परिवर्तित कर सके, खुद ही उसको परिवर्तित कर सके। अब इसके लिए उन्होंने एक स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया। किसने? स्किनर ने। स्किनर बॉक्स का प्रयोग उन्होंने किया। उन्होंने क्या कहा स्किनर ने? इसके लिए स्किनर बॉक्स में इन्होंने एक विशेष प्रकार के बॉक्स का प्रयोग किया जिसे कहा गया स्किनर बॉक्स, जिसे कहा गया स्किनर बॉक्स कहा गया। इस बॉक्स में जिस प्राणी के व्यवहार में जो बदलाव लाना है उस प्राणी को बंद करके उस स्थिति को बार बार दोहराया जाता है। इस स्किनर बॉक्स क्यों कहा गया? इस बॉक्स में जिस प्राणी में बदलाव लाना है, के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, उसको इसमें बंद करके बार बार उस व्यवहार को उससे करवाया जाता है, उस स्थिति को बार बार दोहराया जाता है जिसमें उसका व्यवहार बार बार उद्भूत हो। बार बार उसी व्यवहार को दोहराने के लिए कहा जाता है। यानी कि इन्होंने एक बॉक्स लिया है जिसे स्किनर बॉक्स कहा गया। स्किनर बॉक्स में उस व्यक्ति, उस प्राणी को रखा गया, यानी कि परिस्थितियां बार बार ऐसी उत्पन्न की गई, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई जिससे कि वह बार बार एक ही व्यवहार को करने के लिए बाध्य हो जाए। इसलिए उद्भूत बॉक्स के बाहर हरकतों की आवृत्ति को नोट करने हेतु एक रिकॉर्डर रख दिया गया। यहाँ पर क्या रख दिया गया? रिकॉर्डर रख दिया गया। रिकॉर्डर रख दिया गया। रिकॉर्डर में क्या हुआ कि इसमें इसकी सारी जो परिस्थितियां हैं वह रिकॉर्ड होती गई। इसमें वो परिस्थिति भी रिकॉर्ड होती गई जो कि उसने, जिससे प्रयोगकर्ता की अनुपस्थिति में भी वे हरकतें रिकॉर्ड होती गई। इन्होंने जो प्रयोग किए वो चूहे पर किए। इन्होंने कहा कि आयु, छोटी आयु और जीव पर तो आसानी से प्रयोग की जा सकते हैं, इसलिए इसने अपने प्रयोग चूहे और कबूतर पर किए। किस पर किए? चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किए। जैसे सर्कस में आपने देखा होगा, उनको सिखाया जाता है, चूहे को, कबूतर को, पक्षियों को ऐसी चीज़ें बार बार सिखाई जाती है, तो ऐसे स्किनर बॉक्स के माध्यम से उसे सिखाई जा सकती हैं जिससे कि उसकी जो आदत है वह स्थायी रूप ले लेती है। किसकी? उस जीव की, उस व्यक्ति की। उसमें बाह्य उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती, उसमें परिस्थिति ऐसी क्रिएट की जाती है कि वह ऐसा व्यवहार करने के लिए बाध्य हो जाता है, उसे बार बार ऐसा व्यवहार, और उसकी इस गति को रिकॉर्डर द्वारा मापा जाता है। रिकॉर्डर द्वारा मापा जाता है कि किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार कर रहा है। इसका मनोवैज्ञानिक आधार देखिए क्या है कि यह उद्दीपन अनुक्रिया और संबंधवाद पर ही निर्भर है, लेकिन उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को लेकर वॉटसन और थॉर्नडाइक ने भी अपने इनका मनोवैज्ञानिक आधार यह है स्किनर का कि मानव तटस्थ और निष्क्रिय अधिक है। तटस्थ और कैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हमें 4 बजे पढ़ना तो है, हमें पता है हमें कंपटीशन फाइट करना है और हमारे पास समय भी है, लेकिन हम उस समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। स्किनर ये कहता है कि उस समय का सदुपयोग स्वतः ही करेगा अगर उसे ऐसी परिस्थितियां दी जाएं। यदि घर में सुबह 4 बजे जगना प्रारंभ हो जाए, सबका ही प्रारंभ हो जाए, सब लोग पढ़ रहे हैं या सब अपने अपने कामों में लग रहे हैं, तो बच्चा खुद भी सोया हुआ नहीं रहेगा, वह भी खुद उठ के पढ़ लेगा। तो ऐसी परिस्थितियां उसे उत्पन्न की जाएं जिससे कि वह स्वतः ही कार्य कर सके। ये कहते हैं कि मानव तटस्थ और निष्क्रिय अधिक है और उसके समस्त व्यवहारों को एक यांत्रिक रूप दिया जा सकता है। यानी वह तटस्थ और निष्क्रिय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको सुधारा नहीं जा सकता, उसके समस्त व्यवहारों को एक यांत्रिक रूप दिया जा सकता है। यांत्रिक रूप दिया जा सकता है, यंत्रबद्ध उसको बनाया जा सकता है। इन्होंने
यांत्रिकता, तात्विकता और संबद्धता। यांत्रिकता, तात्विकता और संबद्धता। संबद्धता, यांत्रिकता, तात्विकता और संबद्धता, तीनों का ही इन्होंने समावेश किया है। ये मानते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, इसे किसी भी दिशा में आसानी से मोड़ा जा सकता है। यंत्रों के प्रयोग द्वारा इसे एक निश्चित दिशा प्रदान की जा सकती है। ये था हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंध अनुकूलन का सिद्धांत जो कि स्किनर ने दिया था। आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।